हाय गाइस, वेलकम टू जीनियस लर्निंग एकेडमी बाय आर्यन कुमार। आपको इस चैनल पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज़ का 11वां पार्ट है। ऑलरेडी हम इस चैनल पे 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आज हम 12वें लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं कि संक्षारण में रोकथाम यानी कि करेक्शन एंड प्रिवेंटेशन। संक्षारण में रोकथाम मतलब संक्षारण क्या है और इसका रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम यही जानेंगे और जहाँ तक होता है कि हम कवर करेंगे। आप लोग जानते हैं कि टेंथ एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का जितना भी टॉपिक हमने इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं और ये लेक्चर का 12वां पार्ट है, जिसमें हमें लगता है कि 15 लेक्चर होते होते हम ये पूरी साइंस कवर कर लेंगे। साइंस का ऑल टॉपिक कवर कर लेंगे। तो ये 12वां लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं हम। यानी संक्षारण एवं रोकथाम वह सामान्य प्रक्रिया जिसे धातु वातावरण में उपस्थित गैस एवं द्रव पदार्थों से क्रिया करके अवांछनीय पदार्थ जैसे सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट आदि का निर्माण करके धातुओं को संक्षारित करते हैं, संक्षारण कहलाता है। जैसे गैसीय पदार्थ CO2, O2, H2S, SO2, NO2, SO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्साइड डाइऑक्सीजन यानी डाइऑक्साइड, H2S मतलब डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द्रव पदार्थ H2O संक्षारण की अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरे रंग के पदार्थों का जमा होना, स्टील की चमक का कम होना। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। क्रियाशीलता। पहला, क्रियाशीलता। जो धातु अधिक क्रियाशील होता है उसके संक्षारण की संभावना अधिक होती है। जैसे क्रियाशीलता का घटता क्रम इस प्रकार है। पहले होता है पोटेशियम के, सोडियम Na, मतलब के ग्रेटर देन लेस देन Na, लेस देन Ca, लेस देन Mg, लेस देन Al, लेस देन C, लेस देन Zn, लेस देन Fe, लेस देन Sn। इसे हम इस प्रकार मोस्ट रिएक्टिविटी मतलब उस साइड से मतलब दाएं साइड से हम इसको कह सकते हैं कि प्लेटिनम Pb लेस देन Sn यानी एंटीमनी, लेस देन Fe यानी फेरम, लेस देन Zn यानी जिंक, लेस देन C यानी कार्बन, लेस देन एल्युमिनियम Al एल्युमिनियम, लेस देन Mg मैग्नीशियम, लेस देन Ca यानी कैल्शियम, लेस देन Na यानी सोडियम, लेस देन K यानी पोटेशियम और लेस देन H, लेस देन Cu, लेस देन Ag, लेस देन Au, लेस देन Pt। लेटेस्ट रिएक्टिविटी। इम्पर्टीज। अब जानेंगे इम्पर्टीज क्या है। जैसे धातु में जितनी अशुद्धियां होगी संक्षारण की संभावना उतनी ही कम होगी, उसे ये इम्पर्टीज कहते हैं। सैल्टी वाटर का अर्थ है सामान्य जल की तुलना में समुद्री जल से संक्षारण अधिक होता है, क्योंकि समुद्री जल में लवणों की मात्रा अधिक होती है। जैसे चौथा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल से भी संक्षारण अधिक होता है। निवारण। इसका निवारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। धातुओं को संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल आर्थिक हानि को कम करता है बल्कि दुर्घटना की संभावना को भी कम करता है। रोकथाम, जैसे कि रोकथाम द्वारा सुरक्षा, बैरियर प्रोटेक्शन, बलिदानी सुरक्षा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, विद्युतीय सुरक्षा, इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन, जंग रोधी विलयन का प्रयोग, यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। रोकथाम द्वारा सुरक्षा। पहला, रोकथाम द्वारा सुरक्षा। यह सबसे आसान विधि है जिसमें धातुओं के ऊपर पेंट लेपित कर दिया जाता है और धातुओं की सुरक्षा हेतु गैस या तेल का
आवरण भी चढ़ाया जाता है और यह बाह्य कारकों के लिए अवरोध का कार्य करता है। बलिदानी सुरक्षा, इस विधि में अधिक क्रियाशील धातुओं का प्रयोग सुरक्षा हेतु किया जाता है, क्योंकि ये धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग जल्दी करके आयनित हो जाते हैं और इसे यशद लेपन या गैल्वेनीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। और लोहे पर उससे अधिक क्रियाशील जस्ते की परत चढ़ाकर सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। जिंक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्वयं आयनित होता है तथा लोहे को सुरक्षा प्रदान करता है, इसी कारण इसे बलिदानी सुरक्षा कहते हैं। विद्युतीय सुरक्षा, तीसरा, इसमें भूमिगत लोहे की पाइपलाइन को क्षारण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत लोहे की पाइपलाइन को Mg या Al से जोड़ा जाता है। यहाँ Mg या Al अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर एनोड के रूप में कार्य करता है तथा लोहे के पाइप कैथोड के रूप में कार्य करता है। चौथा पॉइंट है जंगरोधी विलयन का उपयोग। इसमें लोहे को जंग से सुरक्षा प्रदान करने हेतु जंगरोधी विलयन का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोडियम फॉस्फेट क्षारीय ब्रोमेट के साथ। अब मिश्र धातु भी संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करती है और मिश्र धातु भी संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करती है। अब उत्प्रेरक क्यों नहीं, कैटेलाइट के रूप में कैटेलिस्ट जो आता है, ये क्या होता है, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो मतलब वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। इसे सिंपल भाषा में इस प्रकार हम समझ सकते हैं, वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को करवाता हो लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे इस एग्जाम्पल के द्वारा से समझते हैं, 2H2O2 को कैटेलाइस्ट के रूप में KI या PT के जब PT के साथ रिएक्शन मतलब PT की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तब 2H2O प्लस O2 बनता है, या 2KCiO3 को MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है तब 2KCl प्लस 3O2 बनता है। सामान्यतः H2O2 का अपघटन बहुत ही धीमी गति से होता है, लेकिन KI या PT की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन की प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर समांगी उत्प्रेरक होता है। फर्स्ट नंबर समांगी उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक जिनकी भौतिक अवस्था अभिक्रिया के अभिकर्मकों के समान होता है, जैसे 2H2 प्लस O2 यानी कि गैस के साथ जब NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ गैस की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है तब 2SO3 बनता है। दूसरा, विषमांगी उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक जिनकी भौतिक अवस्था अभिक्रिया के अभिकर्मों से भिन्न होती है, जैसे हेबर विधि द्वारा N2 प्लस 3H2 जब N2 गैस H2 गैस के साथ रिएक्शन करता है Fe मतलब फेरस सल्फेट के सॉलिड की उपस्थिति में तब 2NH3 बनता है। प्रकृति के आधार पर धनात्मक मतलब जो है ये भौतिक आधार पर दो प्रकार के होते हैं, समांगी विषमांगी। और अब प्रकृति के आधार पर धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, पीड़ित उत्प्रेरक, ये चार प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, जैसे 2H2O2 को PT की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तब 2H2O प्लस O2 बनता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक जैसे कि 2H2O2 ग्लिसरीन या H2O ग्लिसरीन की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तब 2H2O प्लस O2 बनता है, जैसे कि, या फिर 2CHCl3 प्लस O2 के साथ रिएक्शन करता है C2H5 एथेनॉल के उपस्थिति में तब 2COCl2 प्लस 2HCl बनता है। स्व उत्प्रेरक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद स्वयं
यदि उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू ये देखते हैं, CH3COO C2H5 प्लस H2 यानी कि मेथिनोन जब जल के साथ रिएक्शन करता है तब CH3COOH प्लस C2H5OH यानी ऑटो कैटलिस्ट बनता है। प्रेरित उत्प्रेरक इंड्यूस्ड कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक जो होता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद यदि अन्य रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करे तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि सामान्यतः सोडियम आर्सेनाइड NaASO2 का ऑक्सीकरण वायु में नगण्य होता है, लेकिन यदि साथ में Na2SO4 हो तो ऐसी स्थिति में NaSO2 का ऑक्सीकरण तेजी से होने लगता है। बायोकैटलिस्ट जैव उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एंजाइम। उत्प्रेरक वर्धक यानी कैटलिस्ट प्रोमोटर यानी वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे हैबर विधि में MO N2+3O2 मतलब N2+3H2 जब FeMO की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तब 2NH3 बनता है। उत्प्रेरक विष मतलब कैटेलिक पॉइजन वे रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं उसे कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। जैसे कि H2O2 PT बाय HCN Cp की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तब H2O+O2 बनता है, और N2+3H2 FeSCO की उपस्थिति में 2NH3 बनता है। विशेषता ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, लेकिन इनके स्वयं के द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होते हैं। दूसरा, उत्प्रेरकों की अल्प मात्रा वेग में परिवर्तन के लिए पर्याप्त होती है। तीसरा, ये किसी भी अभिक्रिया के लिए विशेष होते हैं। एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को प्रेरित नहीं कर सकता। और चौथा, उत्प्रेरक सामान्य अवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। पांचवा, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ नहीं कर सकते। अब pH स्केल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, मतलब pH स्केल क्या है और इम्पोर्टेंस pH जो हमारे ज़िंदगी में डेली यूज़ होते हैं उसके बारे में जानेंगे। किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता का मापन ही pH स्केल द्वारा किया जाता है। pH स्केल का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH समानुपाती 1 बाय हाइड्रोजन आयन। किसी भी घोल का pH उसमें उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाइड्रोजन आयन की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे pH - log हाइड्रोजन प्लस आयन। किसी भी लेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के नकारात्मक या ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। जैसे कि इस स्केल से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 पर उदासीन रहता है। pH स्केल में अगर 7 हो गया तो उदासीन रहेगा, और 7 से लेफ्ट साइड जो होता है 5 6 5 4 3 2 1 0 ये अम्लता होता है, इधर अम्लता बढ़ता है। और 7 से अगर 8 9 10 हो 11 12 13 14 इधर जाता है, मतलब राइट साइड जाता है pH स्केल पर इसका मान, तो इधर क्षारीय होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है 0 से लेकर 3 के बीच ही होता है। और 4 5 6 4 से लेकर 7 के जो बीच होता है वो वीक एसिड होता है। और 7 से लेकर 10 तक जो होता है वीक बेस होता है, मतलब क्षारीय कमजोर क्षारीय होता है। और 11 से लेकर 14 तक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब मजबूत क्षारीय होता है।
पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने की थी 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने की थी 1909 ईस्वी में। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर हो तो उस विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं हाइड्रोजन आयन जो है दिया हुआ है हमारा 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। चूंकि पीएच स्केल बराबर हम जानते हैं कि -log प्लस हाइड्रोजन आयन होता है। -log हाइड्रोजन आयन हमारा दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर, इसलिए 2 हमारा आगे आ गया और 5 log बन गया, 5 log 10 हो गया, -2 log -log 2 = 4.699। हमारा पीएच मान हो गया 4.699 जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। ये वीक एसिड में आता है। अम्ल का स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीली रस पत्र को लाल कर देता है। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। उच्च संक्षारण प्रकृति के होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। प्रबल अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं जैसे कि H2SO4, HCl, NO3। दुर्बल अम्ल जो आंशिक रूप से जलीय विलयन में आयनित होते हैं जैसे CH3COOH। सिट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, तनु अम्ल, मोर वाटर एंड लेस एसिड जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है। सौंद्र अम्ल, मोर एसिड एंड लेस वाटर। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल जैसे कि H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल रसायनों का राजा कहलाता है। ये अम्ल राज है। उपयोग पेट्रोलियम रिफाइनरियों में, मेटल रिफिनरी में, डिटर्जेंट में, बैटरीज यानी वाहनों में बैटरीज के रूप में, लेबोरेटरी रिएक्टेंट में, HCl का उपयोग होता है। HCl का नमक का अम्ल, एक्वारेजिया के रूप में, एक्वारेजिया के निर्माण में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक आइटम्स में। अब HNO3 का उपयोग यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो में। आगे हम कैप्चर कर लेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपना कीमती कमेंट जो है वो हमसे पूछें कि हमें सर इस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। जब तक आप पूछिएगा नहीं तो हम क्या बताएंगे। थैंक यू। इसलिए आप जहाँ तक होता है हम कवर करने का कोशिश करते हैं कि आप लोग हमसे रिप्लाई में क्या पूछना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं।